नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर। बीजेपी में 1 दर्जन जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्वालियर जिलाध्यक्ष अभय चौधरी सहित अन्य जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लगातार नेता। कोर कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों को बदले जाने का मुद्दा उठाया जा सकता है। पहले भी आलाकमान 1 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदले जाने के संकेत दे चुका है। निकाय और पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। तो जिला अध्यक्षों पर लगातार नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसमें बदलाव होता है या नहीं, इस पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र सिंह भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये बात लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि संकेत पहले ही दिए जा चुके थे कि जिन लोगों का प्रदर्शन, जिन अध्यक्षों का प्रदर्शन इस चुनाव में ठीक नहीं रहा, उनको बदला जा सकता है। क्या कुछ जानकारी अब इस मसले पर? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से भाजपा शुरू से ये बात कहती आई है कि यदि किसी कार्य को किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको अगर ठीक ढंग से नहीं होता है तो उसको लेकर जिम्मेदारी तय होती है, और हार के बाद भी मंथन होता है और जीत के बाद भी मंथन होता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें से कुछ जिले ऐसे रहे जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। खासकर अगर नगरीय निकाय के लिहाज से देखें तो ग्वालियर, मुरैना, कटनी, छिंदवाड़ा, इसके अलावा रीवा, ये वो इलाके, सिंगरौली, ये वो इलाके ऐसे थे कि जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तभी से लगातार ये रणनीति बन रही थी कि ऐसे जिलाध्यक्षों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही थी, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी जो है वो बूथ मैनेजमेंट की बात करती है, यानी हर एक बूथ पर किस तरीके से काम किया जाए उसकी बात करती है, और उसको पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है तो वो जिलाध्यक्ष का होता है। और हाल ही में जिस तरीके से कुछ जिलाध्यक्षों को बदला भी गया था, लेकिन उन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी तमाम सवाल जो है वो वरिष्ठ नेतृत्व कर रहा है। और ऐसे में आज जब सभी बड़े नेता एक साथ बैठेंगे, एक टेबल पर बैठे हुए, तो ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2023 के लिए बीजेपी के जिला स्तर पर किस तरह का मैनेजमेंट रहने वाला है और किस तरीके से जिलाध्यक्षों की कार्य पद्धति रहने वाली है, उसको लेकर भी मंथन और चिंतन होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको लेकर पार्टी के तमाम जो आला कमान के नेता हैं वो गाहे बगाहे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसे में उन जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो जिलाध्यक्ष हैं जिनकी कार्यप्रणाली से जो आला कमान है या ये कहें कि जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो खुश नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, तो आने वाले समय में उनको बदला जाए। तो उस पर आज जो है वो चर्चा हो सकती है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ जो जिलाध्यक्ष है उन पर गाज गिरने की अगर खबरें आती हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही ये तय कर चुकी है कि जो अच्छा काम करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जिन जिलों में परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उनके जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। जी ठीक है, निश्चित तौर पर चलें, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अगर जिला अध्यक्षों को बदला जाता है बीजेपी की तरफ से, तो ये बड़ा संदेश भी होगा कि जो पार्टी में काम नहीं करेगा उसे निश्चित तौर पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो यही अटकलें एक बार फिर से लगाई जा रही हैं। जो भी जिला अध्यक्ष जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ उन्हें बदला जा सकता है। और मंत्री जय सिंह अग्रवाल का यू टर्न देखिए। पूनिया के सर्वे को नहीं मानने की बात का उन्होंने खंडन कर दिया है। बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मुझे रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं। पहले कहा था उन्होंने कि प्रभारी के सर्वे को वो नहीं मानते हैं, लेकिन अब अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक पूनिया जी ने, मेरी जानकारी जो है उसके मुताबिक पूनिया जी ने कोई ना सर्वे कराया है, ना कोई सर्वे रिपोर्ट हमको आज तक दी है, ना हम लोगों से कोई उस संबंध में कोई उनकी चर्चा हुई है। आज तक पूनिया जी ने कोई सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी है। आपने जो बयान दिया उसमें ये बात हो रहा है कि आप मानते नहीं सर्वे रिपोर्ट? नहीं, मैंने देखिए, मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। वहाँ पे दूसरे मैटर पे कुछ चर्चा चल रही थी सर्किट हाउस में बिलासपुर में। मैं गया था पगड़ी रस्म के कार्यक्रम में, तो वहाँ मीडिया वालों ने मुझसे
पूछा तो मुझे लगता है कि एक आध कोई प्रायोजित ढंग से किसी ने बात की होगी, लेकिन वहाँ जो मैंने बात कही, मैंने यही कहा था कि मेरे को किसी सर्वे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और ना ही कोई इसके बारे में ऐसी चीज़ों को मैं मानता हूँ। तो मैं जब कोई सर्वे हुआ ही नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो उसके बारे में इस प्रकार की अनर्गल बातें मतलब दिखाने तो मेरी छवि खराब करने वाली बात है। और पूनिया जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रदेश के प्रभारी महामंत्री हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। इस प्रकार से जबरदस्ती कोई भी बात बोलना सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई बात करें। हम लोग वो हमारे सीनियर लीडर हैं। चलिए, तो देखा आपने किस तरह से मंत्री जी अब अपने बयान से पलटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल जी। अभिषेक जी, पहले मंत्री जी का बयान आता है कि हम रिपोर्ट को नहीं मानते, उसके बाद जैसे ही बयान वायरल हुआ अपने बयान पर पलटते हुए नजर आए, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये पूरा मसला ये है कि पीएल पूनिया जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि वो विधायकों का सर्वे करवाएंगे, विधायकों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में उनके काम की समीक्षा होगी और उसके बाद उस हिसाब से टिकट का बंटवारा हो सकता है। इसी को लेकर एक सवाल मीडिया के लोगों ने जब जयसिंह अग्रवाल जो कि मंत्री हैं उनसे किया था, तो उन्होंने कल कहा था कि उनको किसी सर्वे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, वो ऐसे किसी सर्वे रिपोर्ट को मानते नहीं, और साफ उसमें समझ में भी आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी सर्वे रिपोर्ट की उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ये उनका बयान मीडिया में चलने लगा, वायरल हुआ, निश्चित तौर पर उनको शायद किसी प्रकार का दबाव आया होगा या फिर अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। तत्काल आज उन्होंने इस पे यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि सारे बयान उनके कहे हुए मीडिया के सामने है। पहले उन्होंने क्या कहा था और अब वो क्या कह रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर उनकी जो नाराजगी है, जो नाखुशी है, वो यहाँ पर जाहिर हुई है। ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं जो कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर अपनी नाराजगी यहाँ पर रखते हो, उनको लगता हो कि शायद सर्वे रिपोर्ट को लेकर उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस ना आए या सर्वे रिपोर्ट में कुछ हो सकता है कुछ गलत फीडबैक आ जाए। इसी को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर जाहिर कर रहे थे और कल कैसे किस बात को लेकर उन्होंने इस बयान को दे दिया कि उनको किसी सर्वे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है या जो भी उनके दिमाग में रहा हो या कोई मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल अब सियासी हलकों में इसको लेकर जरूर चल रहे हैं और खास तौर पर विपक्षी दल भाजपा ने इसको जरूर लपक लिया है। भाजपा ने इसे भुनाने की कोशिश भी की है कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर मंत्री ही एक अगर सरकार का कह रहा है इस बात को कि वो नाखुश यहाँ पर है और अपने प्रभारी को लेकर कह रहा है कि उसे किसी प्रकार के सर्वे रिपोर्ट की उनकी जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे सवाल तो उठना लाजमी है। जिसे अब मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भरना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया वो सब ने सुनना है। और सबसे बड़ी बात है, पीएल पूनिया इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, आज एक बैठक भी होने वाली है, उस बैठक में जरूर ये इस बात की चर्चा होगी, इस बयान की चर्चा जरूर होगी जो मीडिया के हलकों में चल रही है। अब क्या जयसिंह अग्रवाल को बुलाकर पूछा जाता है, क्या किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया जाता है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं क्योंकि मीडिया ये सवाल जरूर अब करेगा पीएल पूनिया से भी कि मंत्री जयसिंह अग्रवाल का ये जो बयान आया उसे किस तरीके से देखा जाता है। बिल्कुल देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अभिषेक जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मंत्री जयसिंह अग्रवाल जिनका विवादित बयान वायरल हुआ, विवादित इसलिए क्योंकि पीएल पूनिया को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था, रिपोर्ट को उन्होंने कहा था कि मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए इस बयान से नजर आ रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है शाम 5:20 से जो कि आरंभ होने जा रहा है और शाम 6:20 तक इसका असर नजर आएगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका असर दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में नजर आएगा। पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं जिसका नजारा आज देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिलेगा। कई जगह पूर्ण
चंद्र ग्रहण होगा, कई जगह आंशिक चंद्र ग्रहण। उसका असर देश के तमाम हिस्सों में दिखने भी लगा है क्योंकि सूतक काल जारी है। मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। तमाम जो गतिविधियां हैं जो कि धार्मिक तौर पर मानी जाती हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान नहीं की जानी चाहिए, उन पर रोक लग चुकी है। तो अब जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद ही मंदिर के कपाट भी खोले जाएंगे। पूजन अर्चन देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह कि चंद्र ग्रहण आज है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जिसे माना जा रहा है। पहले दीपावली पर सूर्य ग्रहण हुआ और अब देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण। ऐसा साल 2012 में हुआ था, सन 1994 में हुआ था। तीसरी बार ऐसा योग बना है कि देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण आज है, जिसका असर देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में नजर आ रहा है। तो मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। पूजन अर्चन रुका हुआ है क्योंकि माना जाता है कि मूर्तियों को छूना वर्जित होता है चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान। जैसे ही इस ग्रहण का असर समाप्त होगा, मंदिरों के पट खुलेंगे और पूजन अर्चन किया जाएगा। शाम 5:20 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो कि करीब 6 बजे तक जारी रहेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। इससे पहले सूर्य ग्रहण था, दीपावली के ठीक दूसरे दिन सूर्य ग्रहण, और अब देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण है। इससे पहले जिस तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं, 2012 में इस तरह का योग बना था जब दीपावली पर सूर्य ग्रहण था, फिर देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे से कि शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चंद्र ग्रहण आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जिसे माना जा रहा है और तमाम जो मंदिर हैं उनके भी पट बंद हो चुके हैं। नर्मदापुरम में क्या कुछ स्थिति? जी अवंतिका, यदि नर्मदापुरम की चर्चा की जाए तो जैसा कि देश के अन्य हिस्सों का हाल है वैसा ही नर्मदापुरम में है। क्योंकि ग्रहण काल में जो विग्रह होता है भगवान का, मूर्तियां होती हैं, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए पट बंद कर दिए गए हैं, कपाट बंद हैं सभी मंदिरों के। जो ग्रहण का सूतक काल है वो सुबह तकरीबन 8:09 से शुरू हुआ है। उससे पहले ही जो मूर्तियों की पूजा अर्चना थी वो कर ली गई है और उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 5:09 से ग्रहण का जो स्पर्श है वो शुरू होगा और तकरीबन 6:19 पे ग्रहण का मोक्ष होगा। इस दौरान सभी मंदिरों में पूजा बंद रहेगी, लेकिन भजन पूजन ऐसा माना जाता है कि यदि ग्रहण काल में मंत्र का जाप किया जाए या भगवान नाम का स्मरण किया जाए तो वो बेहद फलदायी होता है, विशेष प्रभाव होता है उसका। सो मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होगा। और यदि कार्तिक पूर्णिमा की बात की जाए तो जैसा आमतौर पर नजारा देखने को मिलता है, दिन भर मां नर्मदा के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज चूंकि ग्रहण है इसलिए सुबह 8 बजे तक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और उसके बाद इक्का दुक्का जो लोग हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और अब ग्रहण का मोक्ष होने के बाद ही श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। अवंतिका, बिल्कुल, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं नर्मदापुरम की, जहां पर आमतौर पर घाटों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, आज चूंकि ग्रहण है तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे से कि प्रतीक अवस्थी भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबलपुर में प्रतीक, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण रहा और अब देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा का दिन और आज चंद्र ग्रहण है। देखिए, बिल्कुल शुभ दिन कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमें देखने को मिला। नर्मदा गौरी घाट में भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही, वहीं तमाम जो मंदिर हैं उनके पट बंद हो चुके हैं। देखिए, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो है वहां पर मौजूद है, जो कि रानीताल चौराहे पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर भी जो पट हैं पूर्ण रूप से द्वार बंद हैं। जो भी पूजन पाठ के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो इस तरीके से ही जो फूल माला है या जो पूजन सामग्री है वो द्वार पर ही अर्पित करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चूंकि पूजन पाठ और मूर्ति स्पर्श जो है वो इस दौर में बिल्कुल बंद रहता है और यही मूल वजह है कि श्रद्धालु अभी फिलहाल हनुमान बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और न केवल यहाँ बल्कि तमाम जितने भी संस्कार धानी में देवी मंदिर हैं वहां पर कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बहरहाल क्या कुछ तथ्य है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम समझेंगे। अपने जी, चूंकि पट तो बंद है, श्रद्धालु बाहर से दर्शन तो कर नहीं पा रहे हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बस अभी तो मूर्ति जो है स्पर्श प्रतिबंध है और भजन आप कर सकते हैं। और ग्रहण में प्रभु को बहुत कष्ट है और सबके कष्ट हरने वालों को भी कष्ट है।
ये मान्यता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो कहीं ना कहीं प्रभु कष्ट में रहते हैं, इस दौरान जब तब करना चाहिए, क्या उपाय करें श्रद्धालु? पूजन पाठ जो भी है आप कर सकते हैं, और स्पर्श बस मूर्ति को या सुंदरकांड के पाठ को, उसमें भी भगवान की मूर्ति रहती है तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी आप जो है मंत्र और भगवान को रिझाने का, उनके कष्ट दूर करने में अपन लोग जो भी हो सकता है संभवतः प्रयास कर सकते हैं। शाम को पट अब खोलेंगे 6:30 बजे, 6:30 पे है मोक्ष, इसके बाद पट खोल सकते हैं आप। शाम 6:30 बजे ऋतु मोक्ष के बाद जो तमाम मंदिरों के पट हैं उसे खोल दिया जाएगा और उसके बाद भगवान की विधिवत रूप से जो पूजन पाठ का दौर होता है, जो आरती होती है वो की जाएगी। तमाम भक्त जो हैं उनका एक बड़ा जमावड़ा तमाम देवी स्थलों में देखने को मिल सकता है। ऋतु, निश्चित तौर पर प्रतीक, कई सारी धार्मिक मान्यताएं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई होती हैं। प्रतीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, दुर्ग में कितना असर इस ग्रहण का देखने को मिल रहा है और क्या समय यहाँ पर बताया गया है कि चंद्र ग्रहण यहाँ पर विजिबल होगा? देखिए, बिल्कुल चंद्र ग्रहण का साफ असर देखा जा रहा है। अभी सूतक काल चल रहा है, सुबह 8 बजे के बाद से ये सूतक काल आरंभ हुआ है और आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मंदिरों के पट बंद है, गेट में ताला लगा दिया गया और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इसी तरह से ये अन्य जो मंदिर है वहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। जो सड़कों की बात किया जाए तो सड़कों में भी लोगों का आवाजाही है वो कम नजर आ रही है। कार्तिक माह की पूर्णिमा है, लोग अक्सर जो है वो मंदिरों में पहुंचते थे और स्नान का भी काफी महत्व है, लेकिन स्नान के लिए भी लोग कम पहुंच रहे हैं क्योंकि सूतक काल चालू हो गया है। 58 मिनट का ये सूतक काल रहेगा, 58 मिनट का ये चंद्र ग्रहण होगा। उसके पूर्व में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास सिद्धेश्वर महाराज यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देखिए, कितना आज जो है वो सूतक चल रहा है, क्या करना चाहिए लोगों को और किस तरह का असर जो है ग्रहण पर देखा जाएगा? जी, जय श्री कृष्ण। हम इस चंद्र ग्रहण की जो है ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है इस कार्तिक मास में, और चंद्र ग्रहण के अनुसार हर राशि पर इसका अपना अपना एक प्रभाव होगा। तो उस अनुसार हर व्यक्ति को कुछ न कुछ उसमें बंधन होते हैं, जैसे जिसको हम कहा जाता है सामान्य भाषा में सूतक काल। तो सूतक काल के कुछ नियम है जिसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों को इसमें एक जो है संशय बना रहता है कि मुझे इस सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कैसे करूं और क्या नहीं करूं, मुझे नहीं पता। तो जिनको भी अपने बारे में या अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है, उन सभी के लिए एक बहुत ही सामान्य रूप से आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको सूतक काल जो है हमेशा 9 घंटे पूर्व माना जाता है, और अगर वो सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पूर्व। तो इस चंद्र ग्रहण में जो ये चंद्र ग्रहण यहाँ दिखेगा वो 5:18 से लेकर 6:21 तक रहेगा। तो 6:21 के बाद जो है सूतक काल जो है समापन हो जाएगा, लेकिन 5:18 से ठीक 9 घंटे पूर्व तक ये सूतक काल रहेगा, यानी कि 9:21 से भारत में सूतक काल को आरंभ माना जाएगा। देखिए, सूतक काल के दौरान में क्या करना चाहिए लोगों को, क्योंकि सूतक चल रहा है, कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते। वैसे चंद्र ग्रहण के हिसाब से लोग ऐसे मानते हैं कि चंद्र ग्रहण है तो हमें ये करना नहीं चाहिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं करना चाहिए, बात सही है। लेकिन चंद्र ग्रहण अपने साथ ही कुछ नकारात्मक जैसे लोगों के जो दिमाग में, उसके अलावा कुछ सकारात्मक अवसर भी इसी चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण के समय के सूतक काल के बाद यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे विशेष उपाय उन्हें करे तो उसके जीवन में जो सामान्य परेशानियां चल रही हैं, जैसे कर्ज को लेकर, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर, आय को लेकर, पद को लेकर, इसी चंद्र ग्रहण के दौरान इसी काल में अगर वो कुछ उपाय करे, इससे बहुत ही सरल उपाय होते हैं जिससे वो इन सब चीज़ों से, परेशानियों से कुछ हद तक मुक्ति पा सकता है। जैसे खाने पीने में भी कोई वो रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, खाने पीने में परहेज रखना चाहिए। जैसे कि आपको ऐसा बताया जाता है कि तुलसी दल जो है चंद्र ग्रहण में सूतक लगने के पूर्व उतार लेना चाहिए। उतारना मतलब तोड़ लेना चाहिए, और वो चंद्र ग्रहण के सूतक काल से शुरू होने से पहले वो सारे तुलसी दल जो है खाने के वस्तुओं में, जल में, दूध में, आप बर्तनों के पात्र में, नहाने के जल में, पीने के जल में रख सकते हैं। उससे सूतक काल का जो पर्क है जो है कम हो जाता है, क्योंकि तुलसी वैसे रासायनिक उससे भी देखा जाए तो उसमें पारा और जो है जो पदार्थ पाया जाता है वो शरीर के लिए वैसे भी लाभकारी है। तो तुलसी वैसे अपने आप में शुद्ध पवित्र है, तो वो किसी न किसी तरह से आपके सूतक के होने वाले प्रभाव को, राशियों पर होने वाले जो चंद्र ग्रहण खत्म होगा 58 मिनट का, उसके बाद में क्या करना चाहिए लोगों को? चंद्र ग्रहण जब खत्म होगा तो ये 6:20 के बाद समापन इसका हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, भगवान को ध्याना चाहिए, और जो उनके इष्ट आराध्य हैं उनके मंत्र जाप करके, एक माला जाप करके वो अपना उसमें आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के उपाय भी करके अपने चीज़ों का लाभ दे सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से संबंधित समस्या चल रही है तो इसी चंद्र ग्रहण के आज के दौरान
वो अपने इष्ट देव को ध्यान रखकर अपने मनोवांछित जो भी व्यवसाय या नौकरी चाहता है उसकी वो प्रार्थना करेगा तो उसे वो प्राप्त होगा। जैसे किसी को हमेशा आय की वो रहती है कि आय कम है या पैसा टिकता नहीं, तो इस दौरान वो आज चंद्रग्रहण में रात के समय अपने छत पर या आंगन में कोई भी चांदी का पदार्थ दूध में डुबाकर रखे और चंद्रदेव से और प्रार्थना करे अपने इष्ट से कि मुझे ऐसी कृपा प्राप्त हो, और उस चांदी के बर्तन को निकालकर या उस टुकड़े को निकालकर अपनी तिजोरी में आज के दिन रखे तो उस पर विशेष जो है लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। ये तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है वो ना सिर्फ अशुभ देता है बल्कि कई इसके शुभ फल भी आते हैं सामने की थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए, खासतौर पर गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको सूतक काल में नहीं निकलना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और यदि जब ये चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा तो तुलसी की जो पत्ती है वो भोजन में डाल दें, वो शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण को लेकर अलग जिक्र कर रहे हैं, कई सारी मान्यताएं चंद्र ग्रहण को लेकर प्रचलित हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक और शैलेंद्र, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर अलग अलग शहरों के घाटों पर आस्था का सैलाब आज नजर आया। नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दीप दान कर दान पुण्य किया। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए थे। घाटों पर मेले जैसा दृश्य नजर आ रहा था। सनातन भारतीय संस्कृति के स्नान पर्वों में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान की महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में या तुलसी के समीप दीप जलाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि इस तरह से आज आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। 8 तस्वीरें, इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा कितने महत्वपूर्ण पर्व के तौर पर सनातन धर्म के लिए मानी गई हैं। महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधी की असमय मृत्यु हुई और अब उनकी आत्मा की शांति कैसे हो। तो पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए थे। उस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के इस खास त्योहार को मनाया गया। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। रायपुर के महादेव घाट पर भी कार्तिक पुण्य मेले में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुण्य मेले में स्नान किया। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जनता की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही पुण्य स्नान के साथ ही दीपदान और आरती भी उन्होंने की। इस दौरान सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर महादेव घाट रोशनी से नहा उठा। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी जगमगाती रही। स्नान करने के बाद हटकेश्वर महादेव के यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं। सभी को हमारे यहाँ धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक परंपरा के निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। आज गोधन न्याय योजना के 55वीं किस्त गृह जारी करोड़ लगभग 5 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि के आज प्रकाश पर्व भी है। गुरु नानक देव की जयंती और गुरु नानक देव की छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता। अमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर ये कि जो चुनाव समिति की बैठक थी वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव समिति के सदस्य बैठक में मौजूद है। करीब 14 लोगों के नाम चुनाव समिति को दिए गए हैं और उन नामों में से इस बात का जिक्र होगा कि आखिर अब किसे भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में मैदान में उतारा जाए। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। टिकट की रेस में सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे है। हाईकमान को इनाम भेजा जाएगा। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में ये बैठक लगातार जारी है।
कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। 14 लोगों के नाम चुनाव समिति को दिए गए हैं। इन नामों पर चर्चा होगी, हाईकमान को नाम भेजा जाएगा। उसके बाद इस नाम की औपचारिक घोषणा होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए सीएम बघेल। हिमाचल दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा हिमाचल में परिवर्तन की लहर, कांग्रेस की 10 गारंटी का बड़ा असर। हिमाचल के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर उत्साहित। रायपुर के 2 साल के बच्चे सीएम भूपेश बघेल को कह रहा काका, मुख्यमंत्री ने बच्चे को दिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल। सुकमा पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नगर पंचायत दोरनापाल के सभी वार्डों में किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो पर मंत्री कवासी लखमा ने कसा तंज, कहा दिन में बोलते हैं जय श्री राम, रात में लगाते हैं पैग। बीजेपी नेता के